नमस्कार, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे की जिसने एक बार फिर पूरे देश में भूख हड़ताल, लोकतंत्र, जन आंदोलन और सरकार की जवाबदेही को लेकर एक नई बहस छिड़ दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आखिरकार दिल्ली पुलिस ने उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक प्रदर्शनकारी को अस्पताल में क्यों ले जाया गया, बल्कि असली सवाल अब यह है कि क्या आज भी भारत में भूख हड़ताल उतनी ही प्रभावी है जितनी कभी महात्मा गांधी, पॉटी श्रीरामुलु, अन्ना हजारे और इरोम शर्मिला के समय हुआ करती थी। क्या लोकतंत्र में अपनी मांग मंगवाने के लिए जान जोखिम में डाल देना सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, या फिर समय के साथ इसकी ताकत कम हो गई है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी पूरे विषय को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक की। पिछले कई दिनों से वे दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे थे। लगातार 20 दिनों तक केवल पानी के सहारे रहने के कारण उनका वजन तेजी से घट गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बता दिया। आखिरकार 21वें दिन पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई ताकि उनका इलाज किया जा सके। इस कार्रवाई के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाना उचित है, या फिर सरकार का यह कदम उसकी जान बचाने की जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। ये विवाद नया नहीं है। भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सरकारों ने लंबी भूख हड़ताल कर रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया या उन्हें जबरन चिकित्सकीय सहायता दी। लेकिन ये समझना भी बेहद ज़रूरी है कि आखिर भारत में भूख हड़ताल की परंपरा इतनी मजबूत क्यों है। अगर इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा उदाहरण पॉटी श्रीरामुलु का था। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर लंबा अनशन किया और लगभग 58 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट गया पड़ा और अंत सरकार को अलग आंध्र राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। यही वह घटना थी जिसने आगे चलकर भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का रास्ता खोला। इतिहासकार मानते हैं कि शायद ही किसी एक व्यक्ति के अनशन ने भारत के नक्शे को बदलने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो। लेकिन अगर भूख हड़ताल की बात हो और महात्मा गांधी का नाम न आए तो चर्चा अधूरी रह जाती है। गांधी जी ने उपवास को केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक प्रतिरोध का माध्यम बनाया। उन्होंने कई बार उपवास किए और उनका मानना था कि उपवास किसी को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बल्कि उसकी आत्मा को जगाने के लिए होता है। गांधी का विश्वास था कि जब शब्द असर ना करें तब आत्म बलिदान लोगों के दिल तक पहुंच सकता है। उनके कई उपवासों ने सांप्रदायिक हिंसा रोकने, सामाजिक सुधार लाने और राजनीतिक वातावरण बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी दुनिया भर में गांधी की इसी विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या आज की राजनीति में वही नैतिक प्रभाव बचा हुआ है? जानकारों का कहना है कि समय बदल चुका है। आज सोशल मीडिया, 24 घंटे चलने वाले समाचार चैनल और राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर में हर आंदोलन अलग तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकार मान रहे हैं तो कुछ इसे सरकार पर नैतिक दबाव बनाने की रणनीति बता रहे हैं। यही कारण है कि भूख हड़ताल को लेकर मतभेद लगातार बने रहते हैं। भारत में अन्ना हजारे का आंदोलन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अनशन ने पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार पर दबाव बढ़ा और लोकपाल कानून को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई। हालांकि समय के साथ उस आंदोलन की गति कम हो गई, लेकिन उसने यह जरूर दिखा दिया कि यदि जनता साथ खड़ी हो जाए तो एक अनशन पूरे देश की राजनीति बदल सकता है। दूसरी ओर इरोम शर्मिला का उदाहरण बिल्कुल एक अलग है। उन्होंने सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के विरोध में लगभग 16 वर्षों तक भोजन नहीं किया। उन्हें जीवित रखने के लिए प्रशासन को नाक के रास्ते तरल भोजन देना पड़ा। उनका संघर्ष दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस कानून को हटाने की मांग वे कर रही थी वह लंबे समय तक लागू रहा। इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि हर भूख हड़ताल अपने लक्ष्य तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आंदोलन नैतिक समर्थन तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन राजनीतिक परिणाम अलग होते हैं। यही कारण है कि भूख हड़ताल को लोकतंत्र का सबसे कठिन और सबसे जोखिम भरा हथियार माना जाता है।
डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक भोजन न मिलने से शरीर अपनी ऊर्जा के लिए पहले चर्बी और फिर मांसपेशी का उपयोग करने लगता है। शरीर में आवश्यक खनिजों का संतुलन बिगड़ सकता है, हृदय की धड़कन प्रभावित हो सकती है और अचानक मृत्यु का खतरा भी पैदा हो सकता है। यही वजह है कि अदालतें और प्रशासन ऐसे मामलों में अक्सर हस्तक्षेप करती है। सरकार का तर्क होता है कि किसी भी नागरिक के जीवन की रक्षा करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दूसरी ओर आंदोलनकारी कहते हैं कि यदि उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जाए तो उनके पास अपने शरीर को ही विरोध का माध्यम बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसी बहस के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने संविधान लागू होने के बाद कहा था कि जब लोकतांत्रिक संस्थाएं और कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं, तब आंदोलन के पुराने तरीकों की जगह संवैधानिक प्रक्रिया को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि हर मांग के लिए आमरण अनशन और सविनय अवज्ञा का सहारा लिया जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक विचारकों का मानना है कि जब सरकार जनता की आवाज सुनती नहीं है, तब शांतिपूर्ण अनशन लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है, क्योंकि इससे हिंसा की बजाय अहिंसक विरोध का रास्ता खुलता रहता है। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक का आंदोलन किस दिशा में जाएगा? क्या उनकी भूख हड़ताल देश में शिक्षा सुधार और जवाबदेही की एक नई बहस को जन्म देगी, या फिर ये भी इतिहास के उन आंदोलनों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्हें नैतिक समर्थन तो मिला है लेकिन राजनीतिक परिणाम सीमित रहे हैं? इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत में भूख हड़ताल केवल विरोध का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऐतिहासिक परंपरा है जिसने कई बार सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर किया है और कई बार लोकतंत्र की सीमाओं को भी चुनौती दी है। यही वजह है कि सोनम वांगचुक का मामला केवल एक व्यक्ति की सेहत या एक आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक नागरिक अधिकारों, नैतिक राजनीति और जन आंदोलनों की भविष्य की दिशा से भी जुड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि सरकार, अदालत, आंदोलनकारी और जनता इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में आगे बढ़ाते हैं। अगर यह आंदोलन व्यापक जन समर्थन हासिल करता है तो इसके राजनीतिक प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये भी उन अनेक आंदोलनों की तरह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा जिन्होंने संघर्ष तो किया लेकिन अपनी सभी मांगें पूरी नहीं करा सके। फिलहाल पूरे देश की निगाहें अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की सेहत, अदालत की अगली सुनवाई और सरकार की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिन ही तय करेंगे कि ये आंदोलन भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा या फिर केवल एक महत्वपूर्ण लेकिन अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा।